गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूं एक बार फिर से औसत क्लासेस में आप सभी को लेकर के। आज मैं लेकर के आया हूं पावर प्लांट की अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो पिछली पावर प्लांट ये जो है पावर प्लांट की क्लास इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेकेंड ईयर के बच्चों की क्लास है। ठीक है, अभी पिछली क्लास से दोनों बीएमई और पावर प्लांट की क्लास को मैंने अलग किया है। तो पिछली क्लास में जहां तक हमने टॉपिक कंप्लीट किया था वो तो हमारा कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो वो हमने कहां तक कंप्लीट किया था? कार्नोट साइकिल तक, कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल में हमने एक बार रिवीजन कर देता हूं। कार्नोट साइकिल में हमने पढ़ा था इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, 2 एडियाबैटिक 2 आइसोथर्मल। एडियाबैटिक में पहला जो था कंप्रेशन हो रहा था, पहला रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन 1 से 2। ठीक है, जो डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, 1 2 3 4 ये किस पे था? पीवी आरेख। ठीक है, तो अगर बात कर रहे थे 1 से 2 ये, तो यहां हम क्या कर रहे थे? वर्क इनपुट कर रहे थे, हमने आपको बताया था। तो 1 से 2 वर्क इनपुट कर रहे थे और ये कौन सा था? रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, मतलब 2 में संपीड़न तत्क्रम। ठीक है, इसमें वर्क देना पड़ा। 2 से 3 था हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन। ठीक है, आइसोथर्मल हीट एडिशन। तो क्या था? 2 से 3 पे हम हीट एडिशन कर रहे थे, कैसे? समतापी प्रक्रम पे। 3 से 4 की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से चल रहे थे हम। 3 से 4 की बात करें तो ये कैसा था? हमारा एडियाबैटिक था। इसमें हम क्या कर रहे थे? डब्ल्यू आउट, मतलब वर्क प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल रहा था? आउटपुट मिल रहा था। ये कैसा था? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगर 4 से 1 की बात करें, 4 से अगर 1 पे जाते हैं तो यहाँ पे हम कुछ Q निकाल रहे थे। ठीक है, Q हम निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या था? आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन या कंप्रेशन। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस हमने पढ़े थे। अब एटलीस्ट जो हमारा फार्मूला निकला था वो कुछ तरीके से एक प्रकार से वहीं पे पहुंच गया था, 1 माइनस QL अपॉन QH। यहीं पे हम एट लास्ट पहुंचे थे। या अगर बात करें तो Q in माइनस Q आउट, तो Q आउट माइनस Q आउट अपॉन Q in, यहाँ तक हम लास्ट में पहुंचे थे। या यहाँ पे जो था 1 माइनस T1 अपॉन T2, कुछ इस तरीके से पहुंचे थे। तो यहाँ अब अगर इसी में अगर हम T और S मतलब टेम्परेचर एंथैल्पी पे बात करें, एंट्रोपी पे, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रहा था 1 2 3 4। ठीक है, 1 में Q in, 1 से W in, Q in, W out, Q out। ठीक है, कुछ इस तरीके से डायग्राम बना था। तो यहां तक हम बात करें। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं थोड़ा कार्नोट ने जो कार्नोट थे वो वैज्ञानिक थे, इन्होंने साइकिल जो तैयार किया था, ये तैयार किया था। एक चीज याद रखना, जो कार्नोट का साइकिल है ये प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकल करें इस साइकिल पे तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि जो हुआ था, जो आइसोथर्मल प्रोसेस इसके अंतर्गत है और आइसोथर्मल हीट एडिशन और रिजेक्शन वाला जो प्रोसेस है ये इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है। और जो एडियाबैटिक वाले प्रोसेस है दोनों, वो मतलब इनफाइनाइटली फास्ट प्रोसेस है, तो जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो इसीलिए एक पॉइंट जोड़ा गया है लास्ट में कि कार्नोट जो साइकिल है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल साइकिल है। थ्योरी में तो ठीक बैठ रहा है, सही है, लेकिन प्रैक्टिकल जब इस बेस पे करें तो इम्पॉसिबल है हमेशा के लिए। फिर इसके बाद कार्नोट ने एक थ्योरी दी थी कि 2 तापमानों के बीच में कार्य करने वाले रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल मतलब इससे इधर ले लें, इधर से इधर ले लें, मतलब अपनी अवस्था वापस आ जाए। ठीक है, 2 तापमानों के बद्ध कार्य करने वाले रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी इररिवर्सिबल इंजन से अधिक होगी। क्या बोला था कार्नोट ने कि एक देखो, एक इंजन है, ये है कैसा? अब यहाँ पे R से रेफरेंस है, ये है रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, और एक है ये इररिवर्सिबल इंजन। ठीक है, ठीक है, इररिवर्सिबल। तो उन्होंने क्या बताया है कि ये जो टेम्परेचर है ये दोनों TT है और ये कैसा टेस्ट है, मतलब दो एक ही, ये पूरा अगर आप बात कर लें तो एक ही है।
मतलब एक ही जगह अगर हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को समान टेम्परेचर पर वर्क कराएं तो रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी हमेशा इरिवर्सिबल से अधिक होगी। जो दक्षता रिवर्सिबल इंजन की होगी वो इरिवर्सिबल से अधिक होगी यदि दोनों समान ताप पर वर्क करें। ऐसा नहीं इसको कुछ या और तापमान पे वर्क करा रहे हैं, इसको किसी और टेम्परेचर पे वर्क करा रहे हैं तो इसकी इफिशियंसी कुछ और निकल के आएगी, इसकी कुछ और। लेकिन अगर समान टेम्परेचर पे वर्क कराएं दोनों इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इंजन को तो हमेशा इफिशियंसी रिवर्सिबल इंजन की अधिक होगी इरिवर्सिबल से। और इसी में आगे और जोड़ दिया है कि किसी भी इंजन की दक्षता कार्नोट इंजन से अधिक नहीं होगी। लिखा है आगे कि किसी भी इंजन की इफिशियंसी इसी तापमान पर कार्नोट इंजन से अधिक नहीं होगी। ठीक है, सबसे अधिक किसकी होगी? कार्नोट साइकिल की, फिर रिवर्सिबल इंजन की, फिर इरिवर्सिबल। हाँ, इक्वल हो सकती है ईटा कार्नोट, ठीक है, ग्रेटर देन ईटा रिवर्सिबल, ग्रेटर देन किससे होगा? ईटा इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ये फार्मूला है हमारा, ये बताया था उन्होंने। ठीक है, आगे इसी में इन्होंने जोड़ दिया, जैसे मैंने बताया था कि ये बराबर भी, ये लिखा है दो समान तापमानों के मध्य कार्य करने वाले सभी रिवर्सिबल इंजन की दक्षता जो होगी एक समान होगी। अगर कई सारे रिवर्सिबल इंजन एक ही साथ जोड़ दिए जाएं, दोनों रिवर्सिबल करते हैं, जैसे ये भी रिवर्सिबल ये भी रिवर्सिबल, तो इनकी दक्षता क्या होगी? समान टेम्परेचर पर समान होगी। और यह किसके बराबर होगी? कार्नोट इंजन के। ठीक है, यह इफिशियंसी कार्नोट इंजन की इफिशियंसी के बराबर होगी। ठीक है, अब आता है आता है हीटिंग। एक टॉपिक है हीटिंग। हीटिंग का मतलब क्या है? इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे फेज चेंज होता है, टेम्परेचर किस किस लेवल पे बढ़ता है। तो हीटिंग के एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं। एक हम लेते हैं बर्फ का टुकड़ा, एक हमने बर्फ का टुकड़ा लिया और उसको लगातार एक समान टेम्परेचर हम दिए हुए हैं। मान लो हमने एक बर्फ का टुकड़ा लिया और उसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया, लगातार एक समान टेम्परेचर दे रहे हैं। तो होता क्या है, जब बर्फ का टुकड़ा, सबसे पहले हमने लिया बर्फ, ठीक है, जो बर्फ है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमी थी इस समय मान लो। ठीक है, फिर हमने एक समान टेम्परेचर लगातार देना शुरू किया। ठीक है, जब इसको लगातार एक समान टेम्परेचर दे रहे हैं नीचे से हीट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये बढ़ के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। ये टेम्परेचर तब तक बढ़ेगा जब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस हो जाएगी, तब तक तो टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ता है, पर तक पहुंच जाता है, बर्फ जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आती है, फिर क्या करती है? ये अपनी अवस्था परिवर्तन करती है। तो यहां से क्या हो रहा था? टेम्परेचर बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना, तो यहाँ पे क्या हुआ? केवल फेज चेंज हुआ, मतलब टेम्परेचर जो है वो ना बढ़ा ना घटा, जो क्या है? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया। फिर क्या करते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से फिर पानी क्या होता है? हीट, टेम्परेचर बढ़ता रहता है इसका, मतलब हीट होना स्टार्ट हो जाता है। वही हम टेम्परेचर समान दिए हुए हैं, फिर क्या करता है? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बन जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, पानी से ये बनता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप। ठीक है, पानी से बनता है भाप। ठीक है, पानी से बन जाती है क्या? भाप। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा? फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, हम ऊष्मा यहाँ भी दे रहे हैं, हीट हम जो है, हीट हम यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा। हीट मैंने यहाँ भी प्रोवाइड करी लेकिन टेम्परेचर बढ़ा, हीट मैंने यहाँ भी प्रोवाइड करी लेकिन टेम्परेचर बढ़ा, हीट मैंने यहाँ भी प्रोवाइड करी लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तो हमें दो प्रकार की हीट मिली, एक जो टेम्परेचर बढ़ा रही है, दूसरी जो फेज चेंज करा रही है, वहां टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। मतलब किसी भी पदार्थ की फेज चेंज के समय टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, सिर्फ फेज चेंज होता है। तो अब दो, ठीक है, तो लिखा है यदि आइस को कोई आइस का एक हमारे पास क्यूब है जो -डिग्री टेम्परेचर पर है, उसको हम एक समान तापमान दें तो पहले उसका तापमान बढ़ेगा, फिर कुछ समय तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट टेम्परेचर के समय बर्फ अपनी अवस्था परिवर्तित करके पानी में बदल जाती है। ठीक है,
कहां से हुआ, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। इसके बाद हीट देने पर वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, लेकिन कुछ समय बाद और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर बढ़ता है। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, बढ़ना बंद कर देता है, जिसमें पानी अपनी अवस्था परिवर्तन करता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप बन जाता है। ठीक है, तो यही चीज होती है हमारी हीटिंग प्रोसेस। अभी जब डायग्राम के जरिए हम दर्शाते हैं तो कैसे दर्शाते हैं वो देखने वाली क्रिया है। ठीक है, हीटिंग होती है, तो ये चीज समझ में आ गई, थ्योरी यही है हीटिंग की। ठीक है, अब बताते हैं इसमें क्या दर्शाया गया है। ठीक है, यहां से टेम्परेचर बढ़ा दिखे, इस ग्राफ पे टेम्परेचर दिखेगा बढ़ता हुआ, और इस पर क्या होगा, हीट, टाइम बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, हीट एनर्जी। तो यहां से हमने शुरू किया। ठीक है, यहां पे क्या था, ठीक है, यहां से मान लो शुरू करते, तो यहां हमने मान लिया -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, तो यहां पे आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद सीधे आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहां तक, और फिर ये है मतलब क्या, यहाँ पे कोई एक टू सुपर, मतलब इससे ऊपर टेम्परेचर एक लास्ट स्टेज होती है जहां नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर टाइम बात कर लें तो टाइम तो हमने -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई बर्फ थी, उसको हमने टेम्परेचर देना शुरू किया। तो क्या हुआ, जब टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बढ़ाना, हीट देना शुरू किया, टाइम बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है, तो क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, और ये जब टेम्परेचर बढ़ा तो हमें महसूस हुआ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जहां टेम्परेचर बढ़ता है उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट मतलब जिसका हम सेंस कर सकते हैं, हाँ बढ़ रही है, तो इसको बोल दिया हमने सेंसिबल हीट। ये एक स्ट्रेट लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। ठीक है, मेरी बन गई है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अब बात करते हैं, यहाँ पे क्या था, सेंसिबल हीट थी। फिर ये जो हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया कुछ देर तक टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, हमने देखा यहाँ से। अब यहाँ पे क्या किया उसने, फेज चेंज कर लिया अपना। ठीक है, अवस्था परिवर्तन किससे, सॉलिड टू लिक्विड। अवस्था परिवर्तन कैसा हुआ है, सॉलिड से लिक्विड। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड हो गया। अब लेकिन यहां से फिर हमने देखा, फिर इसको हीट तो लगातार मिल ही रही थी, फिर इसने क्या किया, हीट बढ़ा, फिर टेम्परेचर बढ़ा। ये टेम्परेचर कहां तक बढ़ा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर बढ़ा। हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक फिर से टेम्परेचर बढ़ा, वो हमने रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरीके से। तो 100 डिग्री यहाँ पे भी हमें ये जब टेम्परेचर बढ़ा तो इस ऊष्मा का महसूस हुआ, तो ये भी हमारी कैसी हो गई, सेंसिबल हीट। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा था। अब देखो जहां पे हमें, अब भाई यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हुआ, हमें हीट बढ़ती हुई तो दिखाई नहीं हुई, महसूस नहीं हुई, क्योंकि अवस्था चेंज। तो इस प्रकार की जो इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब गुप्त ऊष्मा। कौन सी हीट है, लेटेंट हीट, ये होती है गुप्त ऊष्मा। ये हो गई सेंसिबल हीट, जिसको हम जान पा रहे हैं। ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड फिर हमने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया कुछ दूर तक। यहाँ पे भी क्या किया इसने, फेज चेंज कर लिया। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा, यहाँ पे भी क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन। किससे, वाटर टू गैस, वाटर नहीं, लिक्विड टू गैस। ठीक है, लिक्विड टू गैस। ठीक है, लिक्विड, और यहाँ पे हीट कैसी मिली हमने, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा थी। फिर हमने इसके बाद देखा जो भाप थी वो अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देती है एस तक, टीएस तक। ठीक है, वो फिर जाएगी टीएस तक। तो ये इस तरीके से दर्शाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ। अब देखो इसको अगर दर्शाना चाहो, अब देख लो, एसएच जो लिखा है वो क्या है, सेंसिबल हीट। ठीक है, सेंसिबल हीट। और एलएच क्या है,
लेटेंट हीट, ठीक है, सेंसिबल, ठीक है। उसके बाद और कुछ तो हमने शॉर्ट में लिखा नहीं है, ठीक है। तो 2 चीजें थी, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। अब अगर बात कर ले इसको हम समझा लेते हैं एक बार, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट को। यदि हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम उससे सेंसिबल हीट मानेंगे। यदि किसी भी पदार्थ को हीट देने पर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जब जो हमने ऊष्मा दी है वो हमारी सेंसिबल हीट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब अगर बात करें, इसमें दिया है, अगर इसको पूछ दे सेंसिबल हीट की परिभाषा क्या है, तो यदि किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि किसी 1 किलोग्राम वस्तु का द्रव्यमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम सेंसिबल हीट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं लेटेंट हीट की। यदि हीट एनर्जी देने पर पदार्थ का टेम्परेचर ना बढ़े, केवल उसकी अवस्था परिवर्तन हो रहा हो, फेज चेंज हो रहा हो, तो ऐसी हीट को हम लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गई हमारी। इसको अगर फार्मूला लिखें, जो लेटेंट सेंसिबल हीट होता है वो होता है C = dQ, ठीक है। C = dQ, या इसको अगर लिखें mc∆T, ठीक है। तो dQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जितनी m बढ़ेगा तो dQ भी बढ़ाना, dQ बढ़ाएंगे तो m का द्रव्यमान बढ़ेगा तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो dQ = अगर हम निकाल लें तो हमने जोड़ा है कांस्टेंट आ जाएगा Cm, ठीक है, Cm। और dQ जब बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो दोनों का अगर हम लिख दें समान में, तो dQ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, m dt, ठीक है, m × dt के। तो dQ अगर हम निकालें तो m C कांस्टेंट आ गया और dt, ठीक है। तो जो C है यही हमारी है सेंसिबल हीट, ठीक है। तो ये हो जाता है C = अगर हम लिखें तो आ जाएगा dQ/m dt। ये फार्मूला यूज करना पड़ सकता है अगर आपको न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेंसिबल हीट। अब अगर बात करें लेटेंट हीट की, तो लेटेंट हीट क्या होता है, dQ = लेटेंट रेट ऑफ मास, ठीक है। इसमें देखो टेम्परेचर तो बढ़ता नहीं है, तो अगर हम बात कर लें सीधे सीधे पूरा दिखा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ता नहीं तो मास के बराबर, मास ज्यादा होगा तो अवस्था परिवर्तन करने के लिए ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो केवल मास की हो गई। तो dQ = L और m, जो L है यही हमारा लेटेंट हीट है, तो dQ/m, ठीक है। अब न्यूमेरिकल हैं, कई सारे हैं। इसके बाद अब आपको बता देते हैं, अब आप लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद TS डायग्राम पे पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्नोट वेपर साइकिल, ठीक है। अगर इसके बाद पढ़ेंगे फिर रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन साइकिल के बाद पढ़ेंगे हम लोग, रैंकाइन के कई सारे साइकिल है, एक्चुअल रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन रीहीट जनरेशन साइकिल, ठीक है। तो रीहीट रैंकाइन साइकिल, रीहीट रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल के कई सारे रूप हो जाते हैं जब उनको धीरे धीरे विकसित किया गया, कुछ प्रॉब्लम पाई गई हर जगह, तो रैंकाइन साइकिल पढ़ेंगे कल हम हर जगह, तो नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने पढ़ा, टॉपिक था हमारा कार्नोट साइकिल के बारे में समझा, कार्नोट थ्योरम पढ़ी, ठीक है। कार्नोट साइकिल तो हमने रिवीजन किया, लेकिन कार्नोट थ्योरम नहीं थी हमारी। तो कार्नोट ने बताया था रिवर्सिबल और रिवर्सिबल इंजन, दो इंजन है, दो अगर उनको समान टेम्परेचर पे वर्क कराएं तो रिवर्सिबल इंजन की दक्षता इरिवर्सिबल से अधिक होगी, और इसी पे अगर कार्नोट की कराएं तो कार्नोट की दक्षता इन सबसे अधिक होगी, ठीक है। अब अगर बात करें कई सारे रिवर्सिबल इंजन को दो समान टेम्परेचर पे वर्क कराएं तो कार्नोट की दूसरी थ्योरम ये थी, कई सारे रिवर्सिबल इंजन को अगर वर्क कराएं दो समान टेम्परेचर पे तो इन सभी रिवर्सिबल इंजनों की जो दक्षता होगी, एफिशिएंसी होगी, वो समान होगी, और ये किसके बराबर होगी, कार्नोट साइकिल के बराबर होगी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा हीटिंग। तो हीटिंग में मैंने बताया माइनस से कुछ देर तक हीट बढ़ेगी, फिर से अवस्था चेंज में होता है, फिर हीट बढ़ेगी, फिर अवस्था चेंज होता है। तो इस तरीके की है, हमने ये डायग्राम के जरिए समझा दिया। अगर आप लिखना चाहें तो A से B, B से C, C से D, D से E, E से F आप लिख सकते हैं इसको डिस्क्राइब करके भी, ठीक है।
तो ये थी। और फिर उसके बाद पढ़ा हमने सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट वो हीट है जिसको हम समझ सके, जिसको देने से टेम्परेचर बढ़ रहा था, वो हमारी सेंसिबल हीट थी। लेटेंट हीट जिसको देने से हमारी हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, केवल और केवल फेस चेंज हो रहा था, तो ऐसी हीट को लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इस बार नेक्स्ट में आपको बताया रैंकाइन साइकिल पढ़ेंगे और कार्नोट वेपर साइकिल के बारे में समझेंगे, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के पास, जो फ्रेंड्स हैं आपके उनके पास शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइबर जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतने ज्यादा आप लोग क्लास लेंगे। शायद डेट शीट भी आ रही है आप लोगों की, जो बताया गया है कि 11 जुलाई 11 जुलाई से आप लोगों के एग्जाम होने की संभावना है। जो फाइनल सेमेस्टर है, सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के जो एग्जाम हो सकते हैं वो 11 जुलाई से हो सकते हैं। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।